रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 18। कुछ ही देर में दशानन के मारने की खबर काल लोक में काल माया को पता चल गया। साथ ही उसको ये भी पता चल गया अंशी उसके कैद से भाग चुकी है। ये सब जान वो गुस्से में पागल होने लगी। उसकी सालों की मेहनत बर्बाद होने को आया। काल माया गुस्से में चिल्लाते हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने सालों की मेहनत ऐसे खराब नहीं होने दूंगी। मुझे उस लड़की को किसी भी हालत में चंद्र ग्रहण से पहले ढूंढना होगा। इतना बोल वह अपने कुछ साथियों के साथ काल लोक से निकल गई। वही जब त्रिसला को इसका पता चला तो वह काफी खुश हुई। आखिर वो यही चाहती थी। दशानन की मौत की खबर पाताल लोक तक भी पहुंच चुका था। सबको पता चल चुका था जल्द ही इस संसार का सबसे बड़ा धर्म युद्ध शुरू होने वाला है। पाताल लोक के राजभवन के राज दरबार में राजा वासुकी अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके साथ नागलोक के साथ अन्य लोक के राजा के साथ पाताल लोक के राक्षस भी बैठे थे। राजा वासुकी, आप लोग को तो दशानन के मौत की खबर मिल चुका होगा और हमें लगता है अब हमें भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप लोग का क्या सोचना है? नागलोक के राजा, आपका कहना सत्य है, लेकिन हम आखिर किसका साथ देंगे? वो आजाद होगा तो सिर्फ परियों, इंसान और फरिश्ते ही नहीं, हम दानवों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा खतरा हम पर ही है। अगर वो आजाद हुआ तो वो हमारे सातों लोगों को खत्म कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वितल लोक के राजा राजकुमारी देवांशी परियों और त्रिकुट को दिव्य रक्षा सूत से सुरक्षा कर चुकी है, जिसके कारण वह चाहकर भी उन पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा क्या सबसे पहला निशाना हम होंगे? सुतल लोक के राजा वासुकी से बोले, हम अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार भी कर ले फिर भी हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें त्रिकुट के महाराज से मदद लेनी होगी, नहीं तो हमें खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। सबकी बात और उनकी परेशानी को वासुकी अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए वो अपनी शांत आवाज में बोले, हम सब कुछ समझ रहे हैं और आप लोग चिंता ना करें, हमारे लोग को कुछ नहीं होगा। त्रिकुट राजकुमारी हमारी रक्षा जरूर करेगी। नागलोक के राजा, लेकिन क्या वो हमारे लोक आएगी? उनकी बात सुन सब वासुकी को देखने लगे। तो वासुकी मुस्कुराते हुए बोले, शायद आप लोग भूल गए, लेकिन हमें याद है त्रिकुट की पहली महारानी यामानी ने क्या कहा था। वासुकी की बात सुन सबको महारानी यामानी की बात याद आया, जिसे याद कर सबने राहत की सांस ली। वासुकी, वो जल्द ही हमारे लोक आएगी और हमें उनकी स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। आखिर वो हजारों साल बाद पाताल लोक के भूमि पर वापस कदम रखेगी। सुतल लोक के राजा, पिछली बार हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार हम उनका स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर बात कर सब अपने अपने लोक के लिए निकल गए। सबको अपनी तैयारी करनी थी। राठौर मैंशन। आज सुबह से हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत मैंशन के हॉल में बैठे बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। पूरा रजावत परिवार भी इस वक्त राठौर मैंशन में बैठा था। अर्चना जी, आशा जी से, जी आज सुबह से पापा और चांद अंकल को क्या हो गया है? दोनों ना जाने कब से ऐसे बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आशा जी, छोटी, मुझे कैसे पता होगा? मैं भी सुबह से तुम्हारे साथ हूँ और पता नहीं सुबह से तुम्हारे भाई साहब और प्रतीक्ष कहाँ गायब है, दिख ही नहीं रहे हैं। तभी उसके साथ बैठी राधिका जी परेशानी भरे लहजे में बोली, आशा, सिर्फ अभी भाई और प्रतीक्ष ही नहीं, विक्रम, आर्यन, कीर्ति, दीक्षा, रीवा और रूहानी भी सुबह से गायब है। हमने पापा से पूछना तो वह बोले सब किसी जरूरी काम से गए हैं। सब अभी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे, तभी मैंशन के बाहर आकर कुछ गाड़ियां रोकी। गाड़ी की आवाज सुन हर्षवर्धन जी और चंद्रकांत जी अपनी जगह से उठ गए। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखने लगा, जिसे देख पूरा परिवार हैरान रह गया। वीर, कृतिका से ये दादू को क्या हो गया? अचानक मुकुराने कैसे लगे? कहीं दादू की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं आई जिसे देख वो इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं? कृतिका चिढ़कर, भाई आप अपनी बकवास बंद करो, कुछ भी बोलते हो, सामने देखो कौन आ रहे हैं। कृतिका की बात सुन वीर के साथ बाकी सब भी सामने देखने लगे। सामने की अभिषेक जी, विक्रम जी, आर्यन, प्रतीक्ष, कीर्ति, दीक्षा, रीवा और रूहानी आ रही थी। इस वक्त उनके शरीर को कोई चोट नहीं था और कपड़े भी चेंज थे। दरअसल कीर्ति अपनी शक्तियों से सबके घाव भर दी थी। अभिषेक जी को देख हर्षवर्धन जी उनके सामने खड़ा हो हल्की घावरत भरी आवाज में, कहाँ है वह? क्या वह आप लोग को मिली? अभिषेक जी मुस्कुराते हुए, पापा, ऐसा हो सकता है हम कोई काम करने जाएं और सफल ना हो, हम उसे अपने साथ लेकर आए हैं, सामने देखिए। अभिषेक जी बोलते ही दीक्षा और रीवा साइड हई तो उनके बीच से अंशी बाहर निकली। अंशी को देख जहां हर्षवर्धन जेड के आंखों में नमी आ गया।
वही बाकी सब किसी अनजान लड़की को देख उसको कंफ्यूज में देखने लगे, लेकिन कल्याणी जी को उस लड़की से अपनाना महसूस हुई। अपनापन तो बाकी सबको भी महसूस हुआ। हर्षवर्धन जी आगे बढ़ अंशी को अपने गले लगा, भराए गले से बोले, हमारी बच्ची, आखिर सालों बाद आप हमें मिल ही गई। हम बता नहीं सकते हमने आपकी माँ का कितना इंतजार किया है। हर्षवर्धन जी गले लगते ही अंशी भी उनको अपने गले लगा गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगा। सालों बाद आप उसे अपनों का प्यार मिल रहा था। अंशी सबको पहचान गई क्योंकि रास्ते में ही अभिषेक जी उसको सारा सच बता दिए थे, साथ ही अपने परिवार के बारे में उन सब की फोटो भी दिखाए थे। बाकी सबको कुछ समझ नहीं आया, सब अभिषेक जी को सावलिया नजरों से देखने लगे। तो अभिषेक जी सबको अंशिका का सच बताए, साथ ही अंशी का भी सारा सच जान सबके आंखों में नमी आ गया। राठौर मैंशन। अभिषेक जी दोनों परिवार को अंशी का सच बता दिए। सबको अंशी के बारे में सोच काफी बुरा लगा। कल्याणी जी को जब अपनी बेटी के मौत का पता चला तब उनको काफी दुख हुआ, लेकिन अपनी बेटी अंशिका के बच्चे इस दुनिया में है ये जान उसको काफी खुशी हुआ। अंशी से मिलकर उनको ऐसा लगा जैसे वो अपनी बेटी से मिल गई। वो अंशी को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। कुछ देर बाद पूरा शेखावत और राठौर फैमिली राठौर मैंशन के हॉल में बैठे एक दूसरे से बातें करने लगे। आज सबके चेहरे पर एक मुस्कान था। सालों बाद अपने मां के परिवार से मिल अंशी काफी खुश हुई। आशा जी और अर्चना जी उसको बिल्कुल एक मां के जैसे प्यार कर रही थी। अभिनव जी उसको हंसा रहे थे। कृतिका, कार्तिक और वीर भी अपनी छोटी बहन से मिलकर काफी खुश थे। अंशी अपने पापा और भाई से मिलना चाहती थी, लेकिन अभिषेक जेड के समझाने पर वह मान गई। अंशी के एक साइड हर्षवर्धन जी, वही दूसरी साइड कल्याणी जी बैठे उससे बातें कर रहे थे। अभिषेक जी पूरे परिवार को यही बताए, कीर्ति के जैसे अंशी को भी आकाश प्रताप सिंह के किसी दुश्मनों ने अपने कैद में रखा था। अंशी आज तक कहाँ थी? ये बात सिर्फ हर्षवर्धन जी, चंद्रकांत जी, विक्रम जी, अभिषेक जी, आर्यन, प्रतीक्ष, कीर्ति, दीक्षा, रीवा और रूहानी ही जानती थी। रात भर जगने के कारण इन सबको काफी थकान हो रहा था, लेकिन सबकी खुशी देख कोई कुछ नहीं बोले। कीर्ति, दीक्षा, रीवा और रूहानी की हालत देख अभिषेक जी हर्षवर्धन जी से, पापा अंशी बच्चा को भूख लगा होगा, चलिए पहले सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद जितनी बातें करनी हो कर लीजिएगा। अभिषेक जेड के बोलने पर सबको ब्रेकफास्ट का याद आया। सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट करने लगे। अंशी के एक कल्याणी जी और दूसरी तरफ हर्षवर्धन जी बैठे, दोनों अपने हाथों से उसको खाना खिला रहे थे। सालों बाद अपनों का इतना प्यार महसूस कर अंशी के आंखों में हल्की नमी आ गया, लेकिन वो जल्द ही खुद को संभाल ली, मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने लगी। कीर्ति विक्रम जी और आर्यन के बीच में बैठी थी, उसको विक्रम जी अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। इस वक्त भले ही कीर्ति के चेहरे पर सबको देख स्माइल था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब वापस हॉल में बैठ बातें करने लगे। अंशी बाकी बच्चों के साथ बातें करने लगी। सबको आपस में बात करता देख कीर्ति दीक्षा को कुछ इशारा कर सबसे बचकर मेंशन के बाहर निकल गई। कीर्ति के निकलते ही दीक्षा, रीवा और रूहानी एक दूसरे को इशारा कर मेंशन के बाहर निकल गई। कीर्ति बाहर गार्डन में खड़ी हो वहां लगे फूलों को देखने लगी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी वहां दीक्षा, रीवा और रूहानी आए। कीर्ति को किसी गहरी सोच में गुम देख रूहानी बोली, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों है? अब तो हमने अंशी को भी उस कैद से आजाद करवा दिया है, वो अब सुरक्षित है भी, यह परेशानी कैसी? रीवा, हाँ राजकुमारी, आपने दशानन को मार दिया है और काल माया के हाथों से भी अंशी दूर आ चुकी है, अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, फिर आपको किस बात की चिंता है? रीवा और रूहानी की बात सुन कीर्ति उन दोनों को देखने लगी। उसके चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन था। कीर्ति सीरियस आवाज में, आप लोग को क्या लगता है, दशानन के कैद से निकलने में बाद अंशी पूरी तरह सुरक्षित है? क्या खतरा पूरी तरह से टल गया? दीक्षा, राजकुमारी, हमें नहीं लगता खतरा अभी पूरी तरह से खत्म हुआ है। काल माया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, मुझे लगता है वो अंशी को लेने वापस जरूर आएगी। कीर्ति गहरी सांस लेकर, इस बार सिर्फ काल माया ही नहीं कई बुरी शक्तियां आएगी। रूहानी कंफ्यूजन में, काल माया के अलावा और कौन आएगा? कीर्ति, दशानन के महल पर होने से अंशी को सिर्फ काल माया से खतरा था, क्योंकि दशानन काल माया के अधीन था। काल वन दशानन के शक्तियों से प्रभावित था, इसलिए किसी को अंशी का पता नहीं चला। लेकिन अब वहां से निकलने के बाद सभी को अंशी के दैविक शक्तियां का पता चल चुका होगा और वह अंशी के शक्तियों के लिए उसे पाने की कोशिश करेंगे। जब तक ये चंद्र ग्रहण खत्म नहीं हो जाता तब तक अंशी पर खतरा है।
और हमें लगता है आज रात वो अंशी को लेने जरूर आएंगे। हमें आज किसी भी कीमत पर अंशी को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर अंशी गलती से भी किसी के हाथ लग गई तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। रीवा राजकुमारी, हमें लगता है दोनों परिवार का इस वक्त एक साथ रहना अच्छा होगा, इससे हम सबको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। कीर्ति, ठीक है, तो दोनों परिवार आज राठौर मेंशन रुकेंगे। हम राठौर मेंशन के बाहर सुरक्षा चर्क बना देते हैं। कीर्ति अभी बोल ही रही थी, तभी वहां विक्रम जी, अभिषेक जी, आर्यन और प्रतीक्ष आ गए। वो चारों भी कीर्ति की बातें सुन चुके थे। जब रूहानी, दीक्षा और रीवा बाहर निकल रही थी तभी ये लोग भी बाहर आ गए थे। विक्रम जी कीर्ति के पास आकर, प्रिंसेस आप कुछ भी अकेले नहीं करेगी, इन सब में खतरा है, आप जो कुछ भी करेगी उसमें हम आपका साथ देंगे। अब आप हमें सारी बात बताएं। विक्रम जी बात सुन कीर्ति उनको देखने लगी, तभी अभिषेक जी बोले, हमें हमारी सारी बच्चियां सेफ चाहिए, अब आप हमें बताओ हमें क्या करना है। अभिषेक और विक्रम जी की बात सुन कीर्ति समझ गई, अब इनको सब कुछ बताना होगा। कीर्ति सबको आने वाले खतरे के साथ अपना प्लान भी बता दी। सारी बात सुन उन चारों के भाव भी सीरियस हो गया। प्रतीक्ष, इन सब के लिए तो हमें पूरे फैमिली को सच बताना होगा, तभी तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। कीर्ति, परिवार वालों को अंशी का सच बता दीजिए, साथ ही आने वाले खतरे के बारे में भी। तब तक हम सुरक्षा चक्र बनाते हैं। फिर रूहानी और रीवा से मेंशन के अंदर जितने भी खिड़की दरवाजा है उसको अच्छे से बैंड करिए। चंद्रग्रहण की रोशनी अंदर नहीं आनी चाहिए। कीर्ति विक्रम और अभिषेक जी से बोली, आज के दिन काली शक्तियां अपनी चरण सीमा पर होंगी और जब वो अंदर नहीं आ पाएगी तब बाहर से ही अपने काली मंत्रों का उच्चारण करेगी। इन मंत्रों के प्रभाव को कम करने के लिए हमें आज हवन करना होगा, आप दोनों उसकी तैयारी करिए। कीर्ति के बोले अनुसार रीवा, रूहानी, अभिषेक जी और विक्रम जी अपने काम करने मेंशन के अंदर चले गए। दीक्षा भी उसके साथ उनके मदद के लिए चली गई। कीर्ति मेंशन के बाहर सुरक्षा चक्र बनाने लगी। वही आर्यन और प्रतीक्ष कीर्ति के कहे अनुसार बाहर की सुरक्षा देखने लगे। उनको गार्ड को भी आज के लिए यहां से हटाना था, क्योंकि अगर वो रहे तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अभिषेक जी पूरे परिवार को अंशिका के साथ अंशी के दैविक शक्तियों का सच, साथ ही उस पर आने वाले खतरे के बारे में बता दिए। सच जानकर कल्याणी जी, मेनका जी, राधिका जी, आशा जी और अर्चना जी को अंशी के लिए डर लगने लगा। कल्याणी नी के आंखों से आंसू निकलने लगा। वो जल्दी से अंशी को कसकर अपने गले लगा ली, जैसे उसे सबसे छुपा ली हो। कल्याणी की हालत सब अच्छे से समझ रहे थे। सालों का अपनी बेटी के मौत का सच जान वो टूट सी गई, लेकिन अंशी उनकी जिंदगी में उनकी अंशिका की कमी भरने लगी। लेकिन अब अंशी के खोने का आड़ा उनके दिल में बैठने लगा, जिसे समझ मेनका जी उनको समझाने लगे। डर तो हर्षवर्धन जी को भी लग रहा था, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ सकते हैं। हर्षवर्धन जी अपनी कठोर आवाज में, यह वक्त डरने या रोने का नहीं, हिम्मत से दुश्मनों का सामना करने का है। हम हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। आज जो भी मेरी बच्ची के लिए आएगा उसको सिर्फ हार का सामना ही करना होगा। अभिनव जी अपने आंखों में आए नमी को साफ कर, पापा ने सही बोल, हम हमारी अंशी को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अभिनव और हर्षवर्धन जी की बात सुन सबके अंदर एक विश्वास की लहर दौड़ गया। कीर्ति के कहे अनुसार रीवा और रूहानी के साथ दीक्षा, अर्पित और वीर मेंशन के खिड़की और दरवाजे बंद करने चले गए। अंशी काफी थक चुकी, इसलिए कृतिका उसको अपने रूम में रेस्ट करने लेकर चली गई। आशा जी घर के सारे सर्वेंट को छुट्टी दे दिए, साथ ही आज रात सबको घर से निकलने से मना कर दिए। सारे सर्वेंट भी उसकी बात समझ अपने क्वार्टर में चले गए। बाकी लीज भी बच्चों की मदद करने लगे। अभिषेक जी और विक्रम जी हवन के लिए सारा सामना लेने जाने लगे, लेकिन उनको रेस्ट करने का बोल कार्तिक और अरुण सामान लेने चले गए। कुछ वक्त बाद कीर्ति के कहे अनुसार मेंशन के सारे खिड़की और दरवाजा बंद कर सब वापस हॉल में आ गए। कुछ वक्त बाद कीर्ति प्रतीक्ष और आर्यन के साथ वापस अंदर आए। सुरक्षा चक्र बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन रात भर ना सोने के कारण उसके चेहरे पर थकान दिखने लगा था। रात को नहीं सोने के कारण दीक्षा, रीवा और रूहानी के चेहरे पर भी थकान था। रात भर जागे तो अभिषेक, विक्रम, प्रतीक्ष और आर्यन भी गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी थकान नहीं था। चंद्रकांत जी, कीर्ति, दीक्षा, रावी, रूहानी, अभिषेक जी, विक्रम जी, आर्यन और प्रतीक्ष से आप लोग जाकर रेस्ट करिए, काफी थक गए हो। कल रात के जैसे शायद आज भी जगाना पड़े। फिर बाकी सबसे आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए। उनकी बात मान विक्रम जी और अभिषेक जी अपने अपने रूम में चले गए। विक्रम जी का यहाँ एक रूम था। अर्चना जी दीक्षा, रीवा और रूहानी को गेस्ट रूम में लेकर चली गई। प्रतीक्ष, आर्यन और कीर्ति प्रतीक्ष वाले फ्लोर पर आ गए।
आर्यन अपने रूम में चला गया। वही प्रतीक्ष कीर्ति को उसका रूम दिखाया जो उसके रूम के बगल में था। ये रूम कीर्ति के लिए प्रतीक्ष खुद बनवाया था। कीर्ति भी अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। आर्यन का रूम। आर्यन नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला तभी डोर पर नॉक हुआ। आर्यन समझ गया गेट पर कौन है। वो जल्दी से दरवाजा खोल गेट पर खड़े इंसान को झटके से अंदर खींच उसको अपने गले लगा लिया। आर्यन के ऐसा करते ही गेट पर खड़ी कृतिका एक पल के लिए डर गई, लेकिन आर्यन के दिल की धड़कन महसूस कर वह भी उसको गले लगा। सुकून से आंखें बंद कर ली। कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद आर्यन उससे अलग हुआ। आर्यन एक तक कृतिका को देखने लगा, वही कृतिका भी आर्यन को देखने लगा। आर्यन कृतिका के आंखों में देखते हुए, जान मुझे कुछ पल के लिए सुकून चाहिए, क्या मिलेगा? कृतिका मुस्कुराते हुए, आर्या हम आपकी है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। कृतिका की बात सुन आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वो कृतिका को गोद में उठा अपने बेड पर लेटा दिया। अगले ही पल उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। कृतिका भी उसका साथ देने लगी। आर्यन भले ही कई बार लोगों को मारा था, लेकिन जंगल में जो कुछ हुआ वो उसके लिए काफी नया था। वो समझ गया आने वाला खतरा इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए वो कुछ वक्त अपने प्यार के साथ बिताना चाहता था। आर्यन कृतिका को प्यार करने लगा, लेकिन उसको ज्यादा परेशान ना कर कुछ ही देर में दोनों सुकून से एक दूसरे के बाहों में सुकून सो गए। प्रतीक्ष का रूम। इस वक्त प्रतीक्ष के बेड पर कीर्ति लेटी थी। वही प्रतीक्ष उसको बेतहाशा किस कर रहा था, साथ ही उसके हाथ कीर्ति के बॉडी पर मूव हो रहा था। उसके किस में बेचैनी के साथ घबराहट भी था। कीर्ति अपने रूम में जैसे ही फ्रेश होकर बाथरूम से आए, प्रतीक्ष स्क्रैक्ट डोर से कीर्ति के रूम में आ गया। कीर्ति अपने कपड़े चेंज करने जाती उससे पहले प्रतीक्ष उसको अपने गोद में उठा अपने रूम में लेकर आ गया। पिछली लाइफ में कीर्ति को खोने के बाद प्रतीक्ष के मन में कीर्ति को खोने का एक डर बैठ गया था। उनके लाइफ में जो कुछ हो रहा था जिसके कारण प्रतीक्ष को कीर्ति को खोने का डर लगने लगा था। वो बस प्यार करके कीर्ति को महसूस कारण चाहता था। कीर्ति प्रतीक्ष के इमोशन को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह भी उसका साथ देने लगी। प्रतीक्ष कीर्ति के लिप के बाद गर्दन पर किस करते हुए उसके नीचे किस करते हुए बढ़ने लगा। तभी उसको एहसास हुआ कीर्ति कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। वो अपना सिर ऊपर किया तो देखा उसकी लिटिल रैबिट सुकून से सो चुकी है। कीर्ति के इस हरकत पर प्रतीक्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सब कुछ भूल कीर्ति के मासूम चेहरे को देखने लगा। कुछ देर उसको प्यार कर प्रतीक्ष भी कीर्ति को अपने बाहों में भर सुकून से सो गया। वहीं दूसरी तरफ पाताल लोक के सबसे निचले तल में वह इंसान जो दहकता लावा के बीच जंजीरों में बंधा था, वह अचानक ही अपने हाथ और पैर उन जंजीरों तोड़ों से आजाद हो गया। खुद को आजाद करते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि वहां का लावा और तेजी से ऊपर आने लगा, लेकिन इससे उस इंसान पर फर्क नहीं पड़ा। वो इंसान अपनी खतरनाक आवाज में, हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी यामानी, पिछली बार मैं सिर्फ त्रिकुट चाहता था, लेकिन इस बार मुझे तुम भी चाहिए। तुमने अपनी इसी दुनिया के लिए मुझे इतने सालों तक कैद में रखा था ना, अब देखना कैसे तुम्हारे आंखों के सामने इस दुनिया को जला तुम्हें अपना बनाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बोल हंसने लगा। तो कौन है यह इंसान? राठौर मैंशन। शाम का वक्त। घर के सभी बड़े मैंशन के हाल में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। वहीं बाकी बच्चे भी हॉल के दूसरी तरफ बैठे शाम से रिलेटेड बातें कर रहे थे। सबके मन में डर था, लेकिन साथ होने के कारण सबको कम डर लग रहा था। हाल के एक साइड जहां मंदिर है उसके बाहर हवन की पूरी तैयारी किया गया, साथ ही सबके बैठने के लिए गदा भी बिछाया था। रात होने में अभी काफी वक्त था, इसलिए घर की लेडीज किचन में डिनर बना रही थी। वीर अर्पित से, यार मुझे आज रात का सोच काफी डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अर्पित तो इतना डर क्यों रहा है, ऐसे भी हम सब साथ में हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। वही अंशी जो सब कुछ देख और सुन रही थी, उसके चेहरे पर एक उदासी दिखने लगा, जिसे समझ कीर्ति उसके पास आकर बैठ अंशी से बोली, इतनी उदास क्यों हो, क्या सबसे मिलकर अच्छा नहीं लगा? कीर्ति की बात सुन अंशी दुख भरी आवाज में, हमें सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें सबको इतना परेशान देख बुरा लग रहा है। सब हमारे कारण कितना परेशान है, और अब तो हमारे कारण सबकी जिंदगी खतरे में है। अच्छा होता अगर हम यहाँ नहीं होते तो, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, काल माया हमें मार देती। कीर्ति अंशी के भावना को अच्छे से समझ रही थी। कीर्ति अपनी शांत आवाज में, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मारने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता? तो ऐसा कुछ नहीं होता। अंशी, आपके कहने का मतलब क्या है? कीर्ति, तुम्हारे यहाँ होने से सिर्फ कुछ लोगों की जान खतरे में है और उन्हें बचाया भी जा सकता है, लेकिन तुम वहां रहती तो पूरे संसार पर मौत का खतरा आ जाता और कोई चाहकर भी मासूम जिंदगियां बचा नहीं पाता।
अंशी को कीर्ति की बात समझ नहीं आया। वो उसको सवालिया नजरों से देखने लगी, जिसे समझ कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, वक्त आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लो, जो हो रहा है उसमें सबका भला है और मेरा तुमने यह वादा है, किसी को कुछ नहीं होगा। अब ज्यादा मत सोचो और अपनी इस आजादी को एंजॉय करो। पता नहीं क्यों, लेकिन कीर्ति की बात सुन अंशी को ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। वो मुस्कुराते हुए सबसे बातें करने लगी। धीरे धीरे शाम से रात होने लगा, साथ ही मौसम में तेजी से बदलाव होने लगा। मौसम में आए अचानक इस बदलाव से पक्षियां और पशु अपनी जगह से भागने लगे। कीर्ति बाहर शाम से होते अंधेरे को देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव आ गया। रूहानी कीर्ति के पास आकर, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कीर्ति बाहर की ओर देखते हुए, मौसम में अचानक आए इस बदल से पता चल रहा है वो निकलने को तैयार है। फिर रूहानी को देख, चलो हवन का समय हो गया है। रूहानी हाँ में सिर हिला सबके पास आ गई। अभिषेक जी और आशा जी हवन में आहुति देने लगे। अंशी उनके बीच में बैठी, वह भी आहुति दे रही थी। मंत्रों की आवाज पूरे घर में फैले, इसलिए हॉल में 2 साउंड बॉक्स लगा दिया गया। सबको बाहर से अजीब आवाजें आने लगी, जिसे सुन कृतिका आर्यन में चिपक गई। वीर और अर्पित कार्तिक में चिपक गए। सबको अड़ा भी लग रहा था, लेकिन राधिका, अर्चना, कल्याणी और मेनका जी मंत्र बोलते रहे, वो नहीं रुके। दूसरी तरफ काल माया अपनी काली सेना के कुछ साथियों के साथ राठौर मैंशन के बाहर खड़ी मैंशन को घूर रही थी। सिर्फ काल माया ही नहीं, उसके जैसी कई सारी काली शक्तियां बाहर खड़ी अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कीर्ति के बनाए सुरक्षा चक्र के कारण कोई भी अंदर नहीं जा पाया। मैंशन के अंदर हवन शुरू हो गया था, जिसके कारण बाहर की आवाजें अंदर आना बंद हो गया। हवन शुरू हुए कुछ ही वक्त हुआ था, वहां हॉल में एक तेज सफेद रोशनी उत्पन्न हुआ, जिसे देख सब हैरान हो गए। वही रीवा, दीक्षा, रूहानी और कीर्ति अपनी जगह से उठ गई। वो चारों समझ गई कौन आने वाला है। कुछ ही पल बाद वहां परी मां और राजमाता आए। उन दोनों को देख बाकी सब उसको देखते ही रह गए। परी मां और राजमाता को देख दीक्षा, रीवा और रूहानी एक साथ दोनों को झुककर प्रणाम किए। परी मां और राजमाता कीर्ति के सामने अपना सिर झुका ली, तो कीर्ति भी उसको प्रणाम की। बाकी सब भी अपनी जगह से उठ गए। गुरु मां और राजमाता के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जिसे देख कीर्ति को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। कीर्ति अपनी सीरियस आवाज में, क्या हुआ, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? वहां सब कुछ ठीक है ना? परी मां परेशानी भरी आवाज में, राजकुमारी, परी लोक और त्रिकुट में सब कुछ ठीक है, लेकिन पाताल लोक में कुछ भी ठीक नहीं है। कीर्ति, पाताल लोक में क्या हुआ? राजमाता, राजकुमारी, पाताल लोक के राजा वासुकी का संदेश आया है। धरती के निचले तल, जहां वह कैद है, वहां कुछ हल महसूस हुआ है। लगता है वो अपने जंजीरों को तोड़ चुका है और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पाताल लोक पर है। आपको वहां की सुरक्षा करना होगा, यह आपका धर्म है। हालत की गंभीरता कीर्ति बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन बाकी परिवार को कुछ भी समझ नहीं आया। वह नासमझी में कभी परी मां को देखते तो कभी कीर्ति को देखते। कीर्ति के कहीं जाने की बात सुन विक्रम, आर्यन और प्रतीक्ष उसके सामने खड़ा हो गए, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। विक्रम अपनी कठोर आवाज में, उन दोनों से कौन है आप दोनों? और मेरी प्रिंसेस से कैसी बातें कर रही है? वो कहीं नहीं जाएगी। परी मां और राजमाता के अंदर से आती शक्तियों को महसूस कर विक्रम और बाकी सब इतना समझ गए, यह कोई आम इंसान नहीं, जरूर कोई और है। विक्रम की बात सुन परी मां कीर्ति को देखने लगी, जिसे महसूस कर कीर्ति उनको आंखों से शांत होने का इशारा कर विक्रम जी से बोली, डैडा, आप मेरा जानना चाहते थे ना? आपको आपके सवाल का जवाब चाहिए था। मैं कौन हूँ, क्या है मेरी पहचान, मेरा सच क्या है? तो इतना जान लीजिए, अब वक्त आ गया। विक्रम जी और पूरा परिवार एक तक कीर्ति को देखने लगे। फिर कीर्ति, गुरु मां से हम चाहते हैं आप हमारे परिवार को सारा सच बताएं, साथ ही हम जब तक नहीं आ जाते तब तक आप इन सब की सुरक्षा करें। गुरु मां अपना सिर झुका, राजकुमारी, हम इन्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन अब आपको निकलना होगा, आपके पास कुछ ही पहर बचा है। तभी दीक्षा और रीवा एक साथ, राजकुमारी हम भी जाएंगे। दीक्षा परी मां से, परी मां हम भी राजकुमारी के साथ पाताल लोक में जाना चाहते हैं। रीवा, परी मां हम भी। रूहानी, हम भी। राजमाता, आप लोग वहां नहीं जा सकती क्योंकि पाताल लोक के अग्नि का ताप आप लोग सह नहीं पाएगी। राजकुमारी को वहां अकेले ही जाना होगा। राजमाता की बात सुन दोनों चुप हो गई। कीर्ति अपने पूरे परिवार से मिलकर पाताल लोक के लिए निकल गई। कीर्ति के जाने के बाद गुरु मां सबको देख मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग चिंता ना करें, राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। विक्रम जी, परी मां से हमें सच जानना है, तो क्या आप हमें सच बता सकती है?
परी माँ, हम आप लोग को राजकुमारी देवांशी का पूरा सच बताएंगे, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि बाहर खतरा है। इस रात को टल जाने दीजिए। परी माँ की बात सुन सब वापस अपनी जगह पर बैठ गए। परी माँ और राजमाता वापस चली गई। दीक्षा सबको देख, आप लोग चिंता ना करें, परी माँ कीर्ति के वापस आने के पहले हमें सारा सच बता देगी। प्रतीक्ष, क्या तुम तीनों को सच पता है? रीवा, हमें भी पूरा सच नहीं पता, बस इतना जानते हैं राजकुमारी देवांशी जो आपकी कीर्ति है उनका जन्म किसी खास उपदेश से हुआ है। रीवा की बात सुन सब सोच में पड़ गए। चंद्रकांत जी, हमें कुछ देर में सच का पता चल ही जाएगा, तब तक सब लोग हवन में ध्यान दीजिए। उनकी बात सुन वापस सब हवन में ध्यान देने लगे। सच जानकर सब क्या करेंगे? पाताल लोक। आज फिर से पाताल लोक के राजा वासुकी के महल में राजसभा लगा था। सातों तल के राजा इस सभा में आए थे। सबके चेहरे पर परेशानी के साथ डर के भाव था। राजा वासुकी का चेहरा काफी गंभीर लग रहा था। वह पाताल लोक के रक्षकों की बातें सुन रहे थे। जब से पाताल लोक के निचले तल में हलचल हुआ था तब से पूरे पाताल लोक में एक डर का माहौल बना गया था। जंगलों के जीव भाग रहे थे। वक्त के साथ यहाँ की गर्मी बढ़ रहा था जिसके कारण कितनों की मौत हो गया था। नागलोक के राजा परेशानी भरे लहजे में, राजा वासुकी, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो दानव वंश का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिना आजाद हुए जब वो इतना कुछ कर सकता है तो आजाद होने के बाद पता नहीं क्या करेगा। वो किसी भी वक्त आजाद हो सकता है। जब से वो तिलस्मी रक्षा सूत्र टूटा है तब से उसका प्रभाव पाताल लोक में कुछ रहा था, लेकिन वह बंधन टूटने के बाद वह प्रभाव बढ़ गया है। उसके आजाद होने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वासुकी, हमने परी लोक में परी माँ को संदेश भेज दिया है। वो अब तक त्रिकुट महाराज को बता चुकी होंगी। हमें लगता है त्रिकुट राजकुमारी देवांशी किसी भी वक्त आती होंगी। सुतल लोक के राजा, क्या हमारे पास उनके इंतजार करने का वक्त है? कहीं देर ना हो जाए। वासुकी, हमें उन पर पूरा भरोसा है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भी उन्होंने हमारे वंश को बचाया था और आज भी बचाएगी। वो अभी इतना ही बोले थे तभी अचानक तेज हवा चलने लगा, साथ ही तेज सतरंगी रोशनी चारों तरफ फैल गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। उस रोशनी के प्रभाव के कारण सबकी आंखें अपने आप बंद हो गया। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ वक्त बाद सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद सबने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उनका ध्यान सभा के बीचों बीच खड़ी सबसे सुंदर लड़की पर पड़ा। पाताल लोक में कई सारी सुंदर लड़कियां थी, भले ही दानव क्यों ना हो, लेकिन सामने खड़ी लड़की के चेहरे का तेज और उससे निकलती सकारात्मक ऊर्जा उसको उन सबसे अगल और खास बना रहा था। वो लोग अपनी पूरी जिंदगी में शायद भी ऐसी लड़की को देखे होंगे। इस वक्त उनके सामने कीर्ति अपने राजकुमारी देवांशी वाले अवतार में खड़ी थी। उसके चेहरे का तेज और सिर पर पहने ताज को देख सब समझ गए, ये जरूर त्रिकुट लोक या फिर देवलोक से आए हैं। सब अपनी जगह से उठ गए। वही राजा वासुकी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए घुटने के बल बैठ सिर झुका तेज आवाज में बोला, राजकुमारी देवांशी को पाताल लोक के राजा वासुकी का प्रणाम। वासुकी के प्रणाम करते ही वहां खड़े सारे दानव हो या राक्षस सब कीर्ति के सामने झुककर उसको प्रणाम करने लगे। सबको ऐसे झुका देख कीर्ति अपनी शांत आवाज में, आप लोग उठकर अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। कीर्ति की आवाज सुन सब अपनी जगह से उठ गए। फिर कीर्ति के बोले अनुसार अपनी जगह पर बैठ गए। राजा वासुकी, माफ करिएगा राजकुमारी, हमें पता नहीं था आप आज ही पाताल लोक आ रही है। अगर पता होता तो हम आपके स्वागत की तैयारियां कर लेते। कीर्ति अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए राजा वासुकी से, महाराज आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप हमारे यहाँ इतने जल्दी आने का कारण अच्छे से जानते हैं। कुछ वक्त बाद चंद्रग्रहण लगने वाला है। राजा वासुकी, राजकुमारी हमें भी इस बात की चिंता थी। वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और इस चंद्रग्रहण के बाद शायद ही वो उस कैद में रह पाएगा। कीर्ति, हमें पता है वो चंद्रग्रहण के बाद आजाद हो जाएगा और उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा, लेकिन आप लोग चिंता ना करें। वो पाताल लोक या आप लोग के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप हमें पाताल लोक में कहाँ और क्या हुआ है उन सारी बातों को बताएं। हमें सारी बात जाननी है। कीर्ति की बात सुन राजा वासुकी के इशारा करने पर वहां खड़े राजा और रक्षक इन दिनों पाताल लोक में जो कुछ हुआ वो सारी बातें बताने लगे। सारी बात सुनकर भी कीर्ति के भाव नहीं बदले। कीर्ति अपनी शांत आवाज में, आप लोग को कुछ नहीं होगा, ये हमारा वादा है। फिर सातों तल के राजा से आप लोग अपने लोग जाकर वहां की सुरक्षा देखिए। कीर्ति की बात सुन सारे राजा वहां से निकल गए। फिर कीर्ति वासुकी और पाताल के रक्षक से, आप लोग हमारे साथ चलिए, हमें सुरक्षा चक्र बनाना होगा। उसकी बात सुन सब कीर्ति के साथ चले गए।
कीर्ति वासुकी के साथ मिलकर पूरे पाताल लोक में एक सुरक्षा चक्र बनाकर सभी रक्षकों को उनका काम बताने लगी। जब तक ये सुरक्षा चक्र रहेगा वो किसी भी तल में नहीं जा पाएगा। अगर वो आजाद हुआ तो डायरेक्ट उसे यहां से निकल अपने काल लोक में जाना होगा। वासुकी कीर्ति से राजकुमारी सुरक्षा चक्र बन गया, अब हमें यहां से चलना चाहिए। कीर्ति वासुकी से आप जा सकते हैं, हमें यहाँ कुछ अन्य कार्य है। कीर्ति की बात सुन वासुकी वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद कीर्ति वहां से धरती के सबसे निचले तल की ओर जाने लगी। कीर्ति जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी वहां का ताप बढ़ने लगा, साथ ही उसके कानों में किसी के तेज मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगा। कुछ वक्त बाद कीर्ति धरती के सबसे निचले तल में आ गई। वहां सिर्फ दहकता लावा है। कीर्ति उसी जगह पर आ गई जहां उसे कैद करके रखा गया था। राठौर मैंशन बीतते वक्त के साथ बाहर से आती आवाजें तेज होने लगा, लेकिन कोई बाहर नहीं गए। काल माया और बाकी सब जी जान लगा दिए, लेकिन कोई अंदर नहीं जा पाया। चंद्रग्रहण शुरू हो गया, इसी के साथ काली शक्तियां बढ़ने लगी। दीक्षा, रीवा, रूहानी, आर्यन और प्रत्यक्ष चारों तरफ फैलकर सबकी सुरक्षा करने लगे। आखिरकार सुबह के 4 बजे चंद्रग्रहण का काला अंधेरा छटा। इसी के साथ मौसम शांत हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद सबने राहत ही सांस ली। दीक्षा, अब आप लोग अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हैं, खतरा टल चुका है। राधिका जी, जब तक मेरी बच्ची मेरे पास नहीं आ जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाए। पता नहीं हमारी बच्ची कैसी होंगी। मेनका जी, राधिका ठीक बोल रही है। जब तक हम अपनी बच्ची को सही सलामत नहीं देख लेते हमें चैन नहीं मिलेगा। रूहानी, आप लोग कीर्ति की चिंता मत करो, वो जहां भी होंगी बिल्कुल ठीक होंगी। विक्रम जी, सबसे आप लोग के ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट प्रिंसेस जब आएगी और उसको पता चलेगा आपको उसके कारण अपना तबीयत खराब कर लिए हो तो उसको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप लोग जाकर रेस्ट कीजिए, ऐसे भी सुबह हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। विक्रम जी की बात सबको ठीक लगा, इसलिए सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। राठौर मैंशन सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। सबके दिमाग में आज जो कुछ हुआ वही चल रहा था, इसलिए सबकी आंखें लेट से लगा। लेट से सोने के कारण सबकी आंखें सुबह लेट से खुला। विक्रम जी, आर्यन और प्रतीक्ष की आंखें पूरी रात एक पल के लिए भी बंद नहीं हुआ। उनके दिमाग में सिर्फ कीर्ति ही चल रही थी। अगली सुबह रात भर नहीं सोने के कारण आर्यन, विक्रम और प्रतीक्ष सुबह जल्दी रेडी होकर नीचे हॉल में बैठ बाकी सबका साथ ही परी माँ के आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे घर के बाकी मेंबर भी रेडी होकर नीचे आने लगे। आशा जी, राधिका जी और अर्चना जी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने चले गए। कुछ देर बाद दीक्षा, रीवा और रूहानी रेडी होकर नीचे आई। उन तीनों को देख सबका ध्यान उन पर चला गया। सबके चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन वो तीनों शांत थी। विक्रम जी दीक्षा से बेचैनी भरी आवाज में, अब तो सुबह भी हो गया लेकिन आपकी परी माँ अब तक नहीं आई। वो कब आने वाली है? मेरी प्रिंसेस ठीक कैसी होंगी? दीक्षा उनको शांत कराते हुए, अंकल आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या आपको आपकी बेटी पर भरोसा नहीं है? वो जहां होंगी बिल्कुल ठीक होंगी। और जहां तक बात रही परी माँ की, तो वह समय आने पर आ जाएगी। दीक्षा की बात सुन विक्रम जी का मन कुछ हद तक शांत हुआ। बाकी सब भी शांत हो गए। सभी बातें कर ही रहे थे, अचानक सबको बाहर कई सारी गाड़ियां रुकने की आवाज आई। सारे गार्ड्स सुबह जल्दी अपने काम पर लग गए थे। गाड़ी रुकने पर सबका ध्यान बाहर की ओर चला गया। अभिनव जी कंफ्यूजन में, इतनी सुबह कौन आया होगा? क्या आज कोई आने वाला था? अभिषेक जी, हमें नहीं पता लेकिन कुछ देर में पता चल जाएगा। सब बाहर की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद पूरी अग्निहोत्री, सिंघानिया, रावत और शेखावत फैमिली अंदर आए। सबको यहाँ एक साथ देख राठौर मैंशन में देख राठौर के साथ राजवत फैमिली भी थोड़े हैरान हुए। उन्हें अचानक सबके आने का कारण समझ नहीं आया। फिर भी राठौर फैमिली सबका अच्छे से स्वागत किए। आशा जी सर्वेंट से बोलकर चाय और नाश्ता मंगवाए। सब अंदर आकर हॉल में बैठ गए। चंद्रकांत जी, रणविजय जी से तुम लोग का यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? चंद्राकत जी की बात सुन रणविजय जी अपनी आंखें छोटी कर, उम्र का असर तुम पर दिख रहा है, इसलिए बूढ़े होने साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गया। बोल रहा हूँ अच्छे डॉक्टर से दिखवा लो, अगर पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ। रणविजय जी की बात सुन चंद्रकांत जी उनको गुस्से में घूरने लगे, लेकिन इससे रणविजय जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। चंद्राकत जी गुस्से में, मैं अगर बूढ़ा हूं तो तू कौन सा जवान है? डॉक्टर की मुझे नहीं तुझे जरूरत है। अभी उनकी लड़ाई आगे बढ़ती उससे पहले वीणा की दोनों को रोकते हुए चंद्रकांत जी से बोली, भाई साहस, इनके कहने का मतलब है पिछले हफ्ते हमने डिसाइड किया था आज हम लोग एक साथ फार्म हाउस चलेंगे
और सब मिलकर गुड़िया के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। वो जब से हमारे पास आई है सिर्फ घर में ही रही है। हम में से किसी को भी उससे अच्छे से बात करने का टाइम नहीं मिला। इस ट्रिप में हमें गुड़िया से अच्छे से मिलने का मौका जाएगा। हम पहले रजावत मेंशन गए थे, लेकिन वहां से पता चला आप लोग कल से राठौर मेंशन है, इसलिए हम यही आ गए। अब जाकर सबको याद आया कीर्ति के लिए सबने एक साथ फैमिली ट्रिप का प्लान बनाया था, क्योंकि कीर्ति ऐसा चाहती थी। माधव जी चारों तरफ देखकर, वैसे हमारी राजकुमारी कहाँ है? क्या वो अभी तक नहीं उठी? माधव जी की बात सुन वहां शांति छा गया, जिसे देख बाकी सबको अजीब लगा। अब सबका ध्यान भी राठौर और रजावत फैमिली के मेंबर पर गया। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। विक्रांत जी, विक्रम जी से, यार तुम लोग ऐसे चुप क्यों हो? मेरी डॉल कहाँ है? वो कहीं दिख क्यों नहीं रही है? रेयांश, अमर और कबीर को वहां का माहौल कुछ अजीब लगा। तीनों का ध्यान आर्यन और प्रतीक्ष के चला गया। आर्यन और प्रतीक्ष के सीरियस एक्सप्रेशन देख उनका शक यकीन में बदल गया। अभी आगे कोई कुछ बोलते उससे पहले वहां के शांति में किसी की हंसी और बातों की आवाज गूंजा। सीढ़ियों से अंशी कृतिका के साथ बात करते हुए नीचे आ रही थी। इस वक्त कृतिका से बात करते हुए अंशी के मासूम चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान था। किसी लड़की की इतनी प्यारी हंसी सुन सबका ध्यान अंशी पर चला गया। वही अंशी जो मुस्कुराते हुए नीचे आ रही थी। जैसे ही उसका ध्यान हॉल में खड़े इतने सारे अनजान लोगों पर गया, वो अपनी जगह रुक गई। उसको अनजान लोगों को देख डर लगने लगा, इसलिए वो कृतिका के हाथ को पकड़ उसके पीछे छुपने लगी। अंशी को ऐसे रुकते और डरता देख रजावत और राठौर फैमिली समझ गए अंशी को डर लग रहा है। अभिषेक जी अंशी के पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे सबके बीच लाकर अपने और हर्षवर्धन जी के बीच में बैठा दिए। अभिषेक जी प्यार से अंशी को समझाते हुए, बच्चा आप इन सब से मत डरो, ये हमारी फैमिली है, यह आपको कुछ नहीं करेंगे। अभिषेक जी की बात सुन अंशी को थोड़ा राहत मिला। ऋतिक जी असमंज में अभिषेक जी से, ये बच्ची कौन है? ऋतिक जी की बात सुन अभिषेक जी अंशी को सबसे मिलवाते हुए बोले, ये है हमारे घर की सबसे छोटी मेंबर अंशी प्रताप सिंह, मेरी बहन अंशिका की बेटी। फिर अंशी को सबसे मिलवाए। भले ही किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सब बहुत प्यार से अंशी से मिले। अंशी से मिलकर सबको अच्छा लगा। अंशी भी सबसे मिलकर खुश हुई। अंशी के बारे में सबको जानना था, इसलिए सब सवालिया नजरों से अभिषेक जी को देखने लगे। अभिषेक जी सबको आकाश जी और मरिया का सच बताए, साथ ही अंशी को उस कैद से निकलने के साथ कीर्ति का पाताल लोक जाना भी बता दिए। सारा सच जान वहां बिल्कुल शांति छा गया। तभी वहां के सनाहा को तोड़ते हुए सबके कानों में रणविजय जी की गुस्से भरी आवाज आई। रणविजय जी, तुम लोग हमें ये सब कब बताने वाले थे? इतना कुछ हो गया और तुम लोग ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ और कैसी होंगी? हर्षवर्धन जी, विजय, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें या बाकी सबको कुछ बता नहीं चाहते थे, बात सिर्फ इतनी है कि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। हमें तुम्हें या किसी और को कुछ भी बताने का समय नहीं मिला। कहीं ना कहीं सब हर्षवर्धन जी बात समझ रहे थे। वो लोग आगे कुछ बात करते उससे पहले हॉल की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गया। इसी के साथ वहां परी मां आए। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। परी मां को देख जहां सिंघानिया, रावत, शेखावत और अग्निहोत्री फैमिली हैरान हो गए, वहीं इस बार परी मां को देख दीक्षा, रीवा और रूहानी के साथ राठौर और रजावत दोनों परिवार भी उसको प्रणाम किए। परी मां मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दिए। परी मां की आवाज सुन चारों फैमिली को होश आया। परी मां सबको बैठने को बोले तो सब अपनी जगह बैठ गए। परी मां अपनी शांत आवाज, क्या आप लोग सच जानने के लिए तैयार हैं? सब हाँ में सिर हिला दिए, जिसे देख परी मां मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमारी देवांशी, जिन्हें आप लोग कीर्ति के नाम से जानते हैं, वो त्रिकुट की राजकुमारी देवांशी है। लेकिन उनका सच जानने से पहले आप लोग को इस संसार के सबसे बड़े सच को जानना होगा। इन सब की शुरुआत आज से 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। फ्लैशबैक, ये बात आज से 3000 वर्ष पहले की बात है। उस वक्त तक देवता और दानव अलग हो चुके थे। जहां देवता देवलोक में रहने लगे, वहीं परिया और फरिश्ते परीलोक और फरिश्ते लोक में। दानव, राक्षस, मायावी शक्तियां के साथ बाकी सारी जातीय पाताल लोक में रहने लगे। वही मनुष्य धरती लोक में सबको लगा अब इस संसार में शांति होगा, सब लोग खुशी खुशी अपनी दुनिया में रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दानव को ईश्वर का यह फैसला मंजूर नहीं था। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए काली विधा सीखने लगे, साथ ही पवित्र आत्मा की बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश करने लगे। वो कभी परीलोक तो कभी धरती लोक पर आक्रमण कर मासूम लोगों को मारने लगे।
दानव शिव की आराधना कर उनसे वरदान लेकर मनुष्य और परिया पर अत्याचार करने लगे। हर बार ईश्वर का धरती पर जन्म लेना संभव नहीं था, इसलिए देव और परिया मिलकर त्रिदेव से इस समस्या का समाधान मांगने लगे। अपनी बनाई दुनिया का ये हाल देख त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने एक नया लोक बनाया जिसका नाम त्रिकुट पड़ा। त्रिकुट के राजा रानी का कर्तव्य तीनों लोक को शांति और सुरक्षा की स्थापना करना था। त्रिकुट की रक्षिका के अंदर त्रिदेव की शक्तियों का अंश होता, उनके आगे दानव हो या अन्य जीव कोई भी नहीं टिक पाता। त्रिदेव के शक्तियों से मिलकर त्रिकुट की रक्षिका त्रिकुट की महारानी यामिनी का जन्म हुआ। महारानी यामानी जितना देखने में सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उनके आने के बाद तीनों लोकों के शांति छा गया। कोई भी दानव या बुरी शक्तियां मासूम पर अत्याचार नहीं करती। हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया। दानव जो हमेशा धरती लोक में आकर वहां के मासूम मनुष्य को मारते, वो सब बंद हो गया। महारानी यामानी दानवों का पाताल लोक से निकलना बंद कर दी, जिससे कुछ दानव खुश हुए, वही कुछ दानव के अंदर उनके लिए साथ ही परियों और देवलोक के लिए नफरत पनपने लगा। फ्लैशबैक कंटिन्यू। जहां एक तरफ जब से त्रिकुट का निर्माण हुआ और वहां की रानी त्रिलोक की रक्षिका राजकुमारी यामिनी बनी, तब से हर तरफ शांति खुशी का माहौल छाया गया। महारानी यामिनी के लिए परिलोक, पाताल लोक और धरती लोक तीनों एक सामना था। पाताल लोक के राजा को जब भी कोई समस्या होता, वो त्रिकुट आकर वहां की महारानी यामिनी को बताते और वो उसका समाधान करती। त्रिकुट में परी, फरिश्ते, देव और दानव कोई भी आ सकते थे। वहां का दरवाजा सबके लिए खुला था। त्रिकुट और परिलोक से कोसों दूर पाताल लोक के दूसरे तरफ जहां दानव भी बहुत कम जाते थे, क्योंकि लोगों का कहना था वहां कुछ काली शक्तियां रहती है। उसी जगह पर पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली दानव, जिसे दुनिया सिर्फ उसके नाम से जानती थी, वो हजारों वर्षों से अपनी साधना में बैठा था। उस दानव का नाम काल दक्षित है। काल दक्षित पाताल लोक के राजा विराट के छोटे भाई थे। दक्षित को पाताल लोक के राजा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं था। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली दानव बनना चाहता था। इसलिए वो कई वर्षों पूर्व पाताल लोक के दूसरे तरफ आकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ईश्वर की आराधना करने लगा। कोई भी दानव एक बार में किसी एक ईश्वर की आराधना कर सकता था, लेकिन काल दक्षित एक साथ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आराधना करने लगा। उस दौरान उसको वक्त का पता नहीं चला। तीनों लोक में हुए इस नए बदलाव का उसको कुछ भी पता नहीं था। दक्षित बहुत ही कठिन ताप कर रहा था। दक्षित को साधना में बैठे पूरे 500 वर्ष हो गया। आखिर इतने वर्षों के कठिन परिश्रम का फल उसे मिला। दक्षित के भक्ति और तपस्या से त्रिदेव प्रसन्न होकर उसके सामने एक साथ प्रकट हुए। दक्षित विश्व का पहला ऐसा दानव था जो त्रिदेव को एक साथ खुश कर पाया था। त्रिदेव को अपने सामने देख दक्षित खुश होकर त्रिदेव के आगे अपना सिर झुका उनको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए, हम तीनों आपकी भक्ति से पसंद हुए। विष्णु जी मुस्कुराते हुए, तुम पहले ऐसे दानव हो जो एक साथ त्रिदेव को खुश कर पाए हो। शिव जी मुस्कुराते हुए, हम तीनों तुम्हारी भक्ति से खुश होकर 3 वरदान देते हैं। बताओ तुम्हें हम तीनों से क्या चाहिए। त्रिदेव की बात सुन दक्षित के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक दिखने लगा। दक्षित अपने दोनों हाथ जोड़कर तारांकन, त्रिदेव आप हमारी भक्ति से पसंद हुए, इस बात की हमें खुशी है। हम आप तीनों से एक एक वरदान चाहते हैं। दक्षित पहला वरदान ब्रह्म से मजा। ब्रह्मदेव आप इस दुनिया के निर्माता है। मैं चाहता हूं मेरी मौत जब भी हो, आप तीनों के अंश पूरी दिव्य आत्मा के हाथ से हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए, तथास्तु। दूसरा वरदान विष्णु जी से। विष्णु देव आप समय के दाता है, आपके हाथों में समय चक्र है। मैं चाहता हूँ वह दिव्य आत्मा समय चक्र को पार कर तीनों लोक, स्वर्ग, पाताल और धरती के जन्म लेकर वहां के पवित्र अग्नि में जलकर भी अपनी शुद्धता का प्रमाण दे, तभी उसके हाथ से मेरी मौत होगा। विष्णु जी तथास्तु। तीसरा वरदान शिव जेड के आप इस दुनिया के संचालक है। मैं आपसे यह वरदान चाहता हूँ, मेरा एक अलग लोक हो जहाँ किसी का कोई दखल अंदाजी ना हो, और मेरी मौत उस जगह हो जहाँ तीनों लोक का संगम हो। शिव की तथास्तु। अपनी इच्छा अनुसार 3 वरदान पाकर दक्षित बहुत खुश हुआ। दक्षित खुश होकर त्रिदेव अपने इस भक्त की इच्छा को पूरा करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर त्रिदेव चले गए। उनके जाने के बाद दक्षित के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गया। वह अपने दोनों हाथ हवा में फैला अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अब काल दक्षित अमर है। अब मुझे कोई भी दिव्य शक्ति नहीं मार सकता। एक दिन मेरा शासन हर तरफ होगा। दक्षित को हमेशा से शक्ति की चाह था,
इतने सालों तक साधना करने का सबसे बड़ा कारण उसको त्रिदेव से वरदान मांगना था। अब वो एक लोक का मालिक होगा और वो जैसा चाहेगा वैसा लोक बना सकता है। इसके बाद काल दक्षित ने काल लोक की स्थापना किया। कुछ वक्त बाद काल लोक में कई तरह की काली शक्तियां रहने लगी। यहाँ पाताल लोक से भी कई दानव, राक्षस और कई तरह के मायावी जीव आकर रहने लगे। वक्त के साथ काल दक्षित काली शक्तियों का राजा बन गया। उसका खौफ चारों तरफ फैलने लगा। इस बीच उसको त्रिकुट की रानी यामिनी का नाम भी सुनने को मिला, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अच्छे से जानता था कोई भी दिव्य आत्मा उसको नहीं मार सकती। धीरे धीरे दक्षित अपनी शक्तियों को बढ़ने के लिए दानव, मनुष्य के साथ परियों को मारने लगा। इन सब में सबसे बुरा हाल पाताल लोक का हुआ। वहां के जो भी अच्छे दानव थे उनमें से कई को दक्षित और उनकी काली सेना मार दिया। पाताल लोक से इस बात की सूचना कोई भी त्रिकुट की रानी यामिनी को नहीं दे पाया, इसलिए उन्हें इन सब का पता नहीं चला। दक्षित पाताल लोक के साथ धरती लोक पर भी अपना आतंक मचाने लगा। उसकी काली सेना मनुष्य की आत्मा सोख शक्तिशाली होने लगा। जब इस बात का पता महारानी यामिनी को चला तो वह धरती पर आए और आधी काली सेना को बेरहमी से मार गिराए। उस वक्त दक्षित अपने लोक में बैठा अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था, लेकिन जब उसको इस बात का पता चला तो वह गुस्सा में आकार परीलोक की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरह परीलोक में आज जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि त्रिकुट के नए रक्षक महारानी यामिनी का पुत्र देवांश का जन्म हुआ था। आधा परिया और फरिश्ते त्रिकुट के राजमहल में आए थे। आज त्रिकुट की महारानी यामिनी और त्रिकुट के महाराज देवदत्त, जो एक शक्तिशाली देवदूत थे, उनके जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आया था। दोनों काफी खुश थे। सबके चेहरे पर मुस्कान था, इस बात से अनजान की खतरा उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा रहा। काल दक्षित अपनी काली सेना के साथ फरिश्ते लोक पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले से उन्हें परीलोक या त्रिकुट से मदद मांगने का समय नहीं मिला। दक्षित और उसकी काली सेना, कई सारे फरिश्ते मारे गए। वहां का जमीन खून से सन गया। फ्लैशबैक कंटिन्यू। दक्षित और उसकी सेना बेरहमी से फरिश्ते को मारने लगे। फरिश्ते भी अपनी शक्तियां और हथियार से जमकर सामना करने लगे, लेकिन काली सेना के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। भले ही दक्षित कोशिश किया, कोई भी परीलोक का ना पहुंच पाए। सबको रोकने के लिए वो उनको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन एक फरिश्ता घायल होने के बाद भी हमले की सूचना देने परीलोक की ओर भागी। काली सेना फरिश्ते को मारने के साथ उसकी शक्तियां सोखने लगी, जिससे वो अधिक शक्तिशाली होने लगे। जब फरिश्ता परीलोक में पहुंची तो उसकी हालत देख वहां के परिरक्षक उसको देख परेशान हो गए। वो उनको फरिश्ते लोक पर हुए हमले के बारे में बताकर अपने प्राण त्याग दी। जैसे ही परीलोक में इसका पता चला, एक परी इस संदेश को देने त्रिकुट की ओर भागी। वही बाकी परियां अपने परीलोक की सुरक्षा करने लगी। कुछ ही देर में दक्षित अपनी सेना के साथ परीलोक में आ पहुंचा। काली सेना और परीलोक के रक्षक सेना के बीच घमासान लड़ाई होने लगा। दूसरी तरफ वह परी त्रिकुट के राजभवन में पहुंची। उसके चेहरे और कपड़े पर खून लगा था। उस परी की ऐसी हालत देख यामिनी, जो अपने सिंहासन पर बैठी सामने चल रहे आयोजन का आनंद ले रही थी, वो अपनी जगह उठकर जल्दी से उस परी के पास आ गई। उस परी की हालत और उसके चेहरे पर डर देख सारी परियां अपनी जगह से उठ यामिनी और उस परी के पास आ गई। यामिनी चिंता भरे स्वर में, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुआ? वो परी अपनी डर भरी आवाज में, महारानी दक्षित और उसकी काली सेना फरिश्ते लोक पर आक्रमण कर दिया है। वहां के सारे फरिश्ते मारे जा चुके हैं। अब वो परी लोक पर आक्रमण कर दिया है। वहां की हालत बहुत खराब है, जल्दी चलिए। उस परी की बात सुन वहां खड़े सारे परियां और फरिश्ते अपनी जगह जम से गए। उनको अपने कानों पर यकीन नहीं आया, लेकिन अगले ही पल महारानी यामिनी की आवाज सुन उनको होश आया। वही महारानी जैसे ही उस परी की पूरी बात सुनी, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गया। वो गुस्से में दहाड़ते हुए, आज दक्षित का हमेशा हमेशा के लिए अंत होगा। इतना बोल बिना किसी पर ध्यान दिए अपने हाथ में तलवार लिए परीलोक की ओर तेजी से बढ़ गई। उसके पीछे बाकी परियां भी तेजी से परीलोक की ओर बढ़ने लगी। यामिनी जैसे ही परीलोक पहुंची, उनका ध्यान वहां मारे परियों पर गया। आधा से ज्यादा परियां मार चुकी थी। ये देख यामिनी की आंखों में खून उतर आया। वो चंडी बनकर काली सेना पर टूट पड़ी, उनको बेरहमी से मारने लगी। जहां कुछ देर पहले परीलोक की परियां हार मान चुकी थी, लेकिन अपनी महारानी और बाकी परियों को देख उनके अंदर एक अलग जोश भर गया। सब काली सेना लड़ने लगे। कुछ ही देर में यामिनी दक्षित की काली सेना को आधा से ज्यादा मार गिराई। यामिनी की शक्तियां देख दक्षित भी हैरान रह गया। सबसे ज्यादा हैरानी उसको यामिनी की तलवार देखकर हुआ।
यामिनी के तलवार में देवलोक के सारे देवताओं की शक्तियां, इस तलवार को सिर्फ यामिनी ही उठा सकती है। यामिनी को देख दक्षित का सारा भरम टूटने लगा। आज तक उसको लगता था वह इस संसार में सबसे शक्तिशाली है, उससे शक्तिशाली तीनों लोक में कोई नहीं, लेकिन आज उसका सामना एक शक्तिशाली योद्धा से होने वाला था। दक्षित गुस्से में आकर यामिनी से लड़ने लगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ही शक्तिशाली थे। उनके लड़ाई से तीनों लोक कांपने लगा। उनकी भयंकर लड़ाई देख स्वर्ग लोक में बैठे महामुनि, जिसे सब स्वर्ग लोक के महाराजगुरु कहते हैं, वो परिलोक में पहुंच आ गए। उनके साथ कई सारे देवता भी परिलोक में आ पहुंचे। यामिनी इस वक्त गुस्से में शिव के जैसे अपने रौद्र रूप में थी। भले ही दक्षित शक्तिशाली था, लेकिन यामिनी के आगे उसकी शक्तियां भी कुछ नहीं था। आखिर यामिनी के अंदर त्रिदेव की शक्तियां जो थी, बाकी परियां पूरी काल सेना को मार चुकी थी। दक्षित काफी हद तक घायल हो चुका था, लेकिन वह हार मानने की तैयार नहीं था। दक्षित अधमरे हालत में जमीन पर गिर गया तो यामिनी गुस्से में दक्षित का सिर धड़ से अलग करती। उससे पहले वहां एक महाराजगुरु की तेज मगर शांत आवाज गूंजा, रुकिए महारानी, यामिनी। इस आवाज को सुन यामिनी के हाथ रुक गया। यामिनी उस महागुरु को देख खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगी। फिर उनको अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोली, स्वर्ग गुरु, आपने हमें क्यों रोका? आज हम हमेशा के लिए इस पाप का अंत कर देंगे। स्वर्ग गुरु यामिनी से, महारानी, आप दक्षित को ऐसे नहीं मार सकती। अगर आपने इसे मारा तो फिर चाहकर भी आप तीनों लोक को नहीं बचा पाएगी। उनकी बात सुन यामिनी के साथ बाकी परियां भी स्वर्ग गुरु को सवालिया नजरों से देखने लगे। यामिनी, आपके कहने का मतलब क्या है? हम इसे क्यों नहीं मार सकते? उसकी बात सुन गुरु जी यामिनी और बाकी परियों को काल दक्षित के मिले वरदान के बारे में बताए, जिसे सुन वहां खड़ी परियां यामिनी के साथ स्वर्ग गुरु के साथ आए देवता भी हैरान हो गए। अभी सब हैरानी से अपनी जगह खड़ी थी, तभी सबके कानों में दक्षित की हंसने की आवाज आई, जिसे सुन सब उसको देखने लगे। वही महारानी यामिनी भी अपनी खूनी नजरों से उसको देखने लगी। दक्षित हंसते हुए, तुम तो क्या, तुम्हारे वो त्रिदेव भी मुझे चाहकर भी नहीं मार सकते, क्योंकि यह वरदान मुझे उन्होंने ही दिया है। उनके हाथों इस संसार का निर्माण हुआ है। अगर मुझे कुछ हुआ तो उनका दिया वरदान झूठा होगा, और ऐसा होने पर तीनों लोक में मौत का तांडव होने से कोई नहीं बचा सकता। फिर यामिनी को देखते हुए वैसे मानना पड़ेगा, त्रिकुट की महारानी यामिनी, जितना सुनना था उससे तुम कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खूबसूरत हो। तुम ऐसी खूबसूरती तो इस संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुष यानी मेरे पास होनी चाहिए। उसकी बात सुन यामिनी का खून खौलाने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी वो दक्षित को नहीं मार पा रही थी। यामिनी की बेबसी को देख दक्षित हंसते हुए आगे बोला, इतनी शक्तिशाली होने का क्या फायदा जब तुम मुझे मार ही नहीं सकती? मैं तो कहता हूं तुम मेरे साथ मिल जाओ, फिर देखना पूरे संसार पर हमारा राज होगा। देवता भी हमारे सामने सिर झुकाइए। मैं इस संसार का राजा और तुम रानी होंगी। दक्षित की यह बात सुन यामिनी को इतना गुस्सा आया कि वह अपना तलवार उठा, उसके सीने के थोड़ी दूर पर तेजी से वार की, जिसे देख वहां खड़े सारे लोग हैरान रह गए। यामिनी दक्षित के सीने पर पैर रख अपने तलवार को धसाते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे भगवान के आगे अपनी आवाज उठाने की भूल मत। अगर तुझे उनसे वरदान मिल सकता है तो मौत भी उसके हाथ में है। यामिनी की बात सुन दक्षित दर्द में भी हंसाते हुए, जानना हूं मेरी मौत उनके हाथ में है, लेकिन मुझे मरेगा कौन? आखिर इस संसार में कौन है जो अपनी 3 जिंदगियां सिर्फ मुझे खत्म करने के लिए तीनों लोक में जन्म के बाद अपनी इच्छा अनुसार वहां की अग्नि में जल सकते, वर्षों तक उस अग्नि की पीड़ा सह सके? और अगर कोई ऐसा पैदा भी हो गया तो इतना कुछ करने में उसको हजारों वर्ष लग जाएगा। उतने वक्त में मैं तीनों लोक का राजा बन जाऊंगा। बोल शैतानों के जैसे जोर जोर से हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी पूरे परिलोक में गूंजने लगा। तभी दक्षित की खतरनाक हंसी को चिरते हुए यामिनी की दिल को दहला देने वाली आवाज गूंजी, मैं तेरा अंत करूंगी, चाहे कितने ही जन्म लेना पड़े, हजारों वर्ष तक दर्द सहना पड़े, सब कुछ सहूंगी, लेकिन तेरी मौत मेरे यानी त्रिकुट की महारानी, त्रिदेव की अंश यामिनी की हाथों से होगा। ये त्रिदेव की पुत्री यामिनी का प्रतिज्ञा है। यह मेरा तुझसे, मुझसे और इस पूरे संसार से वादा है। अपने शरीर, अपनी रूह को इस संसार का सबसे भयानक दर्द दूंगी, जो मुझे मेरा मकसद याद करवा सकते। आज से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और वह है तेरी मौत। यामिनी के बोलते ही आकाश में बिजली चमकने लगा, बादल गरजने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।